बच्चों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भारत का संविधान। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे बच्चों कि व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी देश को संविधान की क्यों आवश्यकता होती है, यानी कि संविधान कितना जरूरी है किसी देश को चलाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स A constitution serves several purposes. जैसे it lays out certain ideas that form the basic of the kind of country that we are citizens aspire to live in. दूसरा कि it defines the nature of country's political system, कि ये क्या डिफाइन करता है कि किस नेचर की कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो किस नेचर का है। इट प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय आवर पॉलिटिकल लीडर। ये क्या प्रोवाइड करता है कि सुरक्षा किससे, अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स, कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के पास पावर होती है वो उसका मिसयूज ना करें। इन सब चीजों से सुरक्षा प्रदान करता है। इट इंश्योर दैट एक डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स। क्या मतलब कि कोई भी जिन लोगों के पास पावर है, मजबूत लोग हैं, वो कमजोर लोगों का शोषण ना करें, इस चीज को इंश्योर करता है। तो बच्चों ये चीजें जो है हमारा संविधान हमें प्रोवाइड करता है। और इसके बाद हम आगे देखते हैं द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये संविधान कैसे बना। The Indian Constitution, drafted by the Constituent Assembly, which met for the almost 3 years, यानी कि संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया वो एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, उसके द्वारा ये ड्राफ्ट तैयार हुआ। और इसको करीब करीब कितने टाइम लग गया था, 3 साल। एग्जैक्ट जो समय लगा वो था 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसके ड्राफ्ट को तैयार होने में। अब इस ड्राफ्ट को जो तैयार किया गया तो उस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है वो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं और यही चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे। तो बच्चों ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये याद रखें कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जिनमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अब आगे चलते हैं। की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, के इसके की फीचर्स क्या थे। तो सबसे पहले क्या था, फेडरलिज्म, दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म,
और तीसरा था सेपरेशन ऑफ पावर। फेडरलिज्म क्या रेफर करता है? रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो एक से ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि हमारे देश में सेंटर और स्टेट है। सेंटर क्या है? जिसे हम केंद्र बोलते हैं, और स्टेट जैसा आपको पता ही है जो राज्य हैं। और पार्लियामेंट्री फॉर्म, द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए direct role in electing their representatives. It guarantees universal adult। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो पार्लियामेंट का फॉर्म होता है, जो बनती है, वो कैसे बनती है? जिसमें कि आम जनता का डायरेक्ट रोल होता है। किस तरह से डायरेक्ट रोल होता है? जैसा आप देखते हैं, आप जानते हैं कि जब इलेक्शन होता है तो 18 साल से उम्र का, 18 साल से बड़ा जो भी बच्चा है, युवक है, युवती है, वो अपना वोट देने जाते हैं। और अपना जो उनको रिप्रेजेंटेटिव पसंद होता है, जिस पे विश्वास होता है कि ये हमारे एरिया के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा काम करेगा, उसको हम इलेक्ट करते हैं, उसको हम अपना वोट देते हैं। तो इस तरह से एक आम जनता का डायरेक्ट रोल होता है रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए। इट गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तीसरा है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब इसकी पावर्स को कैसे अलग अलग किया गया है, कितनी तरह के टुकड़ों में इसको बनाया गया है? वो है 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के कितने ऑर्गन हैं? 3 ऑर्गन। और ये 3 ऑर्गन कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशरी। तो ये 3 टुकड़ों में इसको बांटा गया है, जिससे कि हमारा देश एक अच्छे ढंग से चल सके। अब दो बच्चों बात करते हैं फंडामेंटल राइट एंड सेकुलरिज्म। तो अब ये क्या है कि जैसे हर देश को चलाने के लिए, ताकि जनता, क्योंकि लोकतंत्र है, जनता पर किसी भी तरह का उनका शोषण ना हो, वो अपनी आवाज उठा सकें, उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं उसके बारे में वो बोल सकें, तो इसके लिए उन्हें कुछ अधिकार भी मिले हैं। तो वो फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हमें अधिकार दिए गए हैं। राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। कोई अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, उन सबको एक समान अधिकार मिलते हैं। उनके एक समान अधिकार होने के कारण उनको ये कभी नहीं लगता कि मेरे साथ पक्षपात हो रहा है। राइट टू फ्रीडम, उन्हें अपनी बात बोलने का पूरा अधिकार होता है। क्या उन्हें अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, किस चीज में क्या उन्हें कमी महसूस हो रही है, तो वो अपनी बात को निर्भयता से बोल सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी कि
अगर आपके साथ कोई शोषण कर रहा है तो आपके पास अधिकार है उसके अगेंस्ट आवाज उठाने का, उसकी कंप्लेंट करने का। और इसके बाद क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि किसी भी आप जाति के हैं, किसी भी आप धर्म के हैं, तो आपके पास अधिकार है अपने धर्म अनुसार अपनी पूजा, अपनी अर्चना और अपने तीज त्योहार मनाने का। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर आपके साथ आपको लगता है कि सरकार ने कुछ गलत किया है, कानून ने कुछ गलत किया है, तो उसके अगेंस्ट भी आप आवाज उठा सकते हैं कि मेरे साथ ये गलत किया गया है और आपकी सुनवाई होगी। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आम नागरिक को अधिकार दिए हैं। सेकुलरिज्म, a secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion। तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी एक स्टेट में किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि भाई मान लो हम यूपी में रह रहे हैं, कानपुर में रह रहे हैं और वहां पर हम कहें कि नहीं बस इसी जाति के लोग रहेंगे, इसी मंदिर ही सिर्फ बनाए जाएंगे। तो हर जगह पर सभी जाति के लोग रह सकते हैं और अपने जो उनकी पूजा पाठ की विधि है उन सबको वो जैसे उनकी विधि है उस अनुसार कर सकते हैं। उनके तीज त्योहार जो भी हैं वो वैसे ही उन्हें मना सकते हैं। तो बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अभी इस वीडियो में इतना ही आपको बताया गया है और इसको आप नोट डाउन कर लें और इसके बाद अगली वीडियो में हम इससे आगे इसी चैप्टर की और बातें करेंगे। और आपको इसमें जो भी अच्छा लगा हो या इसमें कोई कमी महसूस हुई हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। थैंक्स फॉर द टाइम दो बच्चों।